आपके पहुंचने से पहले आपके बिहारी होने की आइडेंटिटी पहुंचती है लोगों तक। ये जो हम यात्रा कर रहे हैं पिछले 8 महीनों से, उसका नाम महायान यात्रा है, जिसका जो टैगलाइन है वो यही है कि बिहार के महानता की वापसी की यात्रा। हाँ, हम बहुत ही महान थे। बिहार ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम बिहारियों ने आज के डेट में बिहार को कुछ भी नहीं दिया है। आप मास्क में रहते हैं तो फिर वो छवि कैसे बन पाएगी? नमस्कार, मैं मीरा देवी। आप देख रहे हैं खबर लहरिया का राजनीति शो मुद्दे की बात खबर लहरिया के साथ। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूँ दरभंगा में। आप जानते हैं बिहार का डिस्ट्रिक्ट है और बिहार में इस समय विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर चल रहे हैं। सारी पार्टियां अपने चुनाव की तैयारियां खूब तेज़ी से कर रहे हैं। एक दूसरे को टक्कर देने की भी बहुत तैयारियां हैं। तो आज हम मिल रहे हैं द प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी जी से। आज हम बात करेंगे उनकी रणनीति के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में, पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में। जो राजनीतिक रणनीति तैयार किया है उन्होंने, उनकी पार्टी का ये मानना है कि धर्म, जाति, इन सब से हट करके वो विकास की रणनीति पर, विकास की राजनीति पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और उसी पर वो कायम हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है खबर लहरिया में। तो बताइए कि किस तरह से शुरुआत हुई है राजनीति में आने की? मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि आपसे बात करने का ये मौका मिल रहा है। और अगर शुरुआत के बारे में सोचें तो दिमाग में जिस दिन वो बात आई कि राजनीति करनी है, उस दिन की बात करने की ज़रूरत है। वो क्या ऐसे सर्कमस्टांस हो गए? हाँ, कौन सी ऐसी कहानी थी जी? मतलब हर कुछ ऐसा करने के पीछे एक कहानी होती है। ऐसी कौन सी कहानी है इस फील्ड में उतरने की, वो ज़रूर से बताइए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ। मुझे ऐसे लगता है कि लाइफ में हर आदमी का एक पर्पस होता है, हर आदमी का, चाहे वो खुद से उन्होंने पर्पस बनाया हो या किसी को ऐसा लगता है कि कोई डिवाइन पर्पस है, आपको एक ख़ास रास्ते पे चलने के लिए पॉइंट किया जा रहा है। तो वैसी घटनाएं आपके जीवन में होती हैं जिसको कि हम लिव्ड एक्सपीरियंस भी कहते हैं। तो हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी छोटी घटनाएं हुई जिससे कि सब कुछ इस तरफ आते गया। और बाद में जब हम वो डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो लगता है कि हाँ, बिल्कुल यही करना ही था, शायद यही करना था, यही लाइफ का पर्पस था। हम बाहर पढ़ने के लिए गए और जब 12th ख़त्म किए तो बाहर पढ़ने के लिए गए, क्योंकि यहाँ पे, और बिल्कुल पढ़ने के लिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि हम घर में एकमात्र बच्चे थे। ऐसे तो हमारी जॉइंट फैमिली है बट लोग बाहर ही रहते थे मोस्टली, और अपने दादा दादी से बहुत क्लोज थे, बहुत नज़दीक थे। तो बिल्कुल ऐसे ही लगा कि ये कैसे हो सकता है कि हमें दरभंगा छोड़ के जाना पड़ेगा, बट उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। और हमारे माँ बाप की 2 बेटियां हैं, 2 औलादें हैं, और एक सोशल प्रेशर भी था। बचपन से हमारी माँ पे, हमारे पिता पे एक सोशल प्रेशर रहा है कि 2 बेटियां हैं और एक बोझ का एक वो होता है। जब हम पैदा हुए स्पेशली, क्योंकि पहली बेटी जब आई थी तो बहुत खुशी मनाई गई थी। हाँ। क्योंकि हमारे पापा की कोई बहन नहीं थी, तो हमारे दादाजी बहुत खुश हुए थे कि हमारे घर में एक बेटी आई। तो और हमारे पिताजी सबसे बड़े बेटे थे। तो जब दूसरी बेटी आई तो वो उतनी खुशी की बात नहीं थी, क्योंकि दूसरा जो बच्चा है वो बेटा होता तो फैमिली कंप्लीट हो जाती। तो ये सारी चीज़ें हमें तब पता चली जब हम बहुत बड़े हो गए थे। हमारी दादी ने एक बार हमें बताया कि आपके पैदा होने पर क्या हुआ, और आपके पिताजी एकमात्र व्यक्ति थे जो कि काफ़ी खुश हुए, बाकी सब थोड़ा दुखी हुए। फिर हमें बाहर जाना पड़ा, पढ़ाई लिखाई करने के लिए पुणे जाना पड़ा, और वहाँ पे बिहारी होने का क्या मतलब है ये हमने जीवन में पहली बार देखा। आपके पहुँचने से पहले आपके बिहारी होने की आइडेंटिटी पहुँचती है लोगों तक। जो महिलाएं हैं उनको तो फ्लैट शेयर करना पड़ता है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, एकोमोडेशन शेयर करना पड़ता है, लेकिन आपको जानने से पहले आप एक बिहारी होते हैं।
पहले ही पता होता है कि आपके रूम में कौन आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमसे पहले पहुंची और 4 वर्षों में, हमने 4 वर्षों तक पुणे में पढ़ाई की। हमें इस चीज़ का बहुत ही एहसास स्ट्रांगली कराया गया कि हम बिहार से आते हैं, जो देश में सबसे पिछड़ा है, और हम उनको ब्लेम नहीं कर रहे क्योंकि एक सोच ही बनी वो हुई एक सोच है एंड हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। देखिए, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं, अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे समाज में रहते हैं, खास करके चाहे वो बिहार हो या देश हो, जहाँ पे ऊंच नीच हमारे दिमाग के अंदर बचपन से घुसाया जाता है। और वो ऊंच नीच कई कारणों से होता है, जिनमें एक कारण है आर्थिक रूप से आप कितने बलवान हैं। वो यहाँ पे एक आप सुनते होंगे, हैसियत की बड़ी बात होती है। तो क्योंकि हम बिहार आर्थिक रूप से देश में सबसे पीछे हैं, तो इन चीज़ों का हमें सामना करना पड़े, वो कोई बहुत ऐसे नहीं है, मतलब कोई अचंभित हो जाने वाली बात नहीं है। हमने ये वहाँ पे देखा और तभी हमने ये डिसाइड किया कि हम बिहार में जाके काम करेंगे। और उस वक्त में नीतीश जी की सरकार थी। नीतीश जी को हमने बचपन से देखा है, जब वो MP हुआ करते थे तब से इसी घर में आते जाते रहे हैं। शायद आपके पापा भी उनके साथ में? जी, हमारे पापा, हमारे दादा, सब उनके साथ, उनका जो आंदोलन था उसमें जुड़े थे। उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया। काफ़ी इलेक्शंस हारे, 4-5 इलेक्शन हारे, तब जाके उन्होंने जीत दर्ज की। और हम कंट्रीब्यूट करना चाहते थे बिहार को आगे बढ़ाने में, हम भी अपना कुछ योगदान देना चाहते थे, जो बहुत छुटपुट होता। तो हमारे बैच के जितने बच्चे थे वो बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, ये सब जगह पढ़ने के लिए गए, और हम पटना में काम करने गए। हम पटना काम करने वापस आए और हमने लगभग 4 साल यहाँ पे काम किया। उस 4 साल में हमने ये रियलाइज़ किया कि कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि नीतीश जी ने 10 साल काफ़ी काम किया था, बहुत तेज़ी से काम हुआ। और आपको भी याद होगा कि 2014 में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, फिर उन्होंने बहुत ही मुश्किल से फिर वो वापस आ पाए, फिर चुनाव लड़े, लेकिन तब से जो उनका पूरा एजेंडा है वो अपनी कुर्सी बचाना रह गया। तो हमने सोचा कि हमारा भी लाइफ सीमित है और हम वो स्किल्स खुद ही अर्जित करेंगे जो कि पॉलिसी बनाने के लिए चाहिए, क्योंकि सरकार में एवरीवन इज़ क्लूलेस। इंस्टीट्यूशंस कैसे होने चाहिए इस पे कोई चर्चा नहीं होनी होती है, किस तरीके से आगे बढ़ेगा सिस्टम आपका, इस पे कोई चर्चा नहीं होनी होती है। सब क्लूलेस होता है, एक रूटीन काम रहता है, 45 विभाग रहते हैं, जुमले से ही सरकारें चलती हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम वो स्किल्स लेंगे और हमने उसकी मेहनत की, बहुत मेहनत की, बहुत मुश्किल से बाहर जा पाए। बहुत पैसा भी खर्चा होता है, तो अपने दम पे वो सारा पैसा इकट्ठा किया, बाहर गए, पढ़ाई लिखाई की, वहाँ पे स्किल्स ली, फिर वापस आ गए। तो बहुत कुछ हुआ। तो मतलब कि आप जब छोटी थी, बचपन से ही आप ये सब देख रही थी, तो वो एक साथ मन में था, इसीलिए इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट चयन करना, पढ़ाई करना और फिर वापस आकर के उसी गांव में काम करना जहां से आप पैदा हुए हैं। ये वाला कैसे आप सोचते हैं इस चीज़ को? अब क्योंकि ये चीज़ हमने रियलाइज़ की कि जो स्किल्स हैं वो इकोनॉमी संबंधित ही स्किल्स हैं जो आपको चाहिए होती है। तो ये नहीं आएगा तो आपको ये मालूम ही नहीं होगा कि आपको क्या करवाना है। अगर हम बिहार के हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की बात करें, तो यहाँ पर नालंदा जैसे यूनिवर्सिटी और फिर मगध जैसे राज्य होना, और फिर यहाँ पर इतना धनाढ़ राज्य था। अब जब वो इतना मतलब कि पिछड़े में बात की जाती है, पिछड़ेपन पर जब बात की जाती है तो एक टीस होती है। आपका क्या कहना है इस पर? अभी कोइंसिडेंटली जो हम यात्रा कर रहे हैं पिछले 8 महीनों से, उसका नाम महायान यात्रा है, जिसका जो टैग लाइन है वो यही है कि बिहार के महानता की वापसी की यात्रा। हाँ, हम बहुत ही महान थे और ये बहुत गर्व है। हम पाटलिपुत्र थे और सिर्फ पाटलिपुत्र नहीं थे, हम एक साम्राज्य थे। जो अब बिहार का एरिया है बेसिकली वो एक एम्पायर था, उसमें कई अलग अलग एरियाज थे जो समृद्ध, आप कह सकते हैं समृद्ध राजा थे। दुनिया के सबसे बड़े शहर में पाटलिपुत्र एक था। तो हम वो धरती हैं और हम उतना पीछे नहीं अगर जाएं। और अभी की बात करें, आपने नालंदा यूनिवर्सिटी की बात की, शिक्षा की बात की, हम वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी थे। शिक्षा की अगर आप बात करिए, हाल फिलहाल तक जो पटना यूनिवर्सिटी थी वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। हमने जो हिस्टोरियंस हैं वो देश को दिए हैं, जैसे RS शर्मा हैं, आप भी जानते होंगे, वो पटना यूनिवर्सिटी पे थे।
आप मगध में चले जाइए, मगध यूनिवर्सिटीज़ में भी अच्छे प्रोफेसर्स थे। बेगूसराय में जो था उसमें भी अच्छे प्रोफेसर्स थे। पिछले 20 वर्षों में जो शिक्षा है वो बहुत ही डिक्लाइन हुई। चीटिंग एक नॉर्मल सी चीज़ है, मतलब आधा पॉपुलेशन जुगाड़ करके नकल करके पेपर लिख रहा है, आधा पॉपुलेशन मेहनत कर रहा है। कागज़ पे ही जो हमारी साक्षरता है वो बहुत ही पुअर है। बिहार ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम बिहारियों ने आज के डेट में बिहार को कुछ भी नहीं दिया है। हमने सिर्फ बिहार की थाली में छेद किया है, सब ने। हम ये आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलेंगे। तो वो सारी चीज़ें अभी भी हैं, हम अभी भी सबसे प्रोडक्टिव लैंड हैं। एग्रीकल्चर में हम आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, लेकिन पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज नहीं है। जो नुकसान है वो अति पे है। हमारे मंत्री सेंटर में बैठे हैं, लेकिन खाद्य में किसी भी तरीके का किसानों को असिस्टेंस नहीं है। जो आपकी पार्टी का नाम है द प्लूरल्स पार्टी, मैं बहुत प्रैक्टिस करके आई हूँ इस शब्द को बोलने के लिए। तो उसका मतलब क्या है? क्योंकि लोगों को सुनने में थोड़ा ऐसे लगता है कि ये है क्या, तो उसके बारे में थोड़ा सा। तो सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी कि ऐसा हमने ट्विस्टेड नाम रखा है, जिसकी हमें नॉलेज है कि थोड़ा मुश्किल नाम है, लेकिन कोई और नाम रख ही नहीं सकते थे। पहले हमने सोचा था कि हम हिंदी में रखेंगे, जनगण रखेंगे, जो हम अभी भी यूज़ करते हैं। लेकिन प्लूरल एक विचारधारा है, और जो देश की जो अभी हालात है, जो आप देख रहे होंगे, एक पॉपुलिस्ट राजनीति चल रही है हमारे देश में, जिसमें एक्सट्रीम्स पे राजनीति हो रही है। तो उस विचारधारा की, हम कायदे से प्लूरल देश ही हैं, हमारा देश प्लूरल है। वो कहते हैं ना भिन्नता, हमारे देश में भिन्नताएं हैं इतनी सारी, बिल्कुल। और नैरेटिव से लेकिन वो ख़त्म होते जा रहा है। और ये शब्द रखने का सबसे बड़ा, हम का बहुत कम्प्लीटली सक्सेसफुल हुए। सबसे पहली बात, अगर हम हिंदी में रख देते तो इस पर चर्चा नहीं होती। लेकिन हमने अंग्रेजी में रखा और इस पर चर्चा हो रही है। आज हम प्लूरल नहीं है, नैरेटिव में प्लूरल नहीं है, और वही होने की ज़रूरत है। ये क्या एक सोच है कि सिर्फ एक ही ग्रुप को शासन करना चाहिए, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो। बहुत ऐसी बात होती है कि राजनीति में अगर हैं तो एक चेहरे की ज़रूरत होती है। आपने खुद में नीतीश कुमार जी की बात करी है, तो क्योंकि आप मास्क में रहते हैं, तो फिर वो छवि कैसे बन पाएगी? ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप ये बात बहुत ही सही बोल रहे हैं, प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछ रहे हैं, और अच्छा है हमें भी मौका मिला है ये बोले। दो चीज़ों की बहुत चर्चा हुई जिस दिन हम राजनीति में आए, हमारे चेहरे की और हमारे कपड़ों की। बहुत सबसे ज़्यादा यही दोनों चर्चाएं हुई, और हमने जितनी बातें बोली उस सब पे सबने मौन बना के रखा, आज तक मौन बना के रखा। अभी हाल फिलहाल में नीतीश जी ने पेंशन बढ़ाया है, 1100 पेंशन किया है। तो तेजस्वी जी जो विपक्ष के नेता हैं, सबसे बड़ी जो बिहार की पार्टी उसके नेता हैं, उन्होंने कहा कि इन्होंने हमें कॉपी करके बोला, क्योंकि हमने 1500 बोला है कि हम पेंशन देंगे, तो इन्होंने हमें कॉपी कर ली। 2020 में सबसे पहले हमने कहा था कि हम 2600 न्यूनतम वेतन पेंशन देंगे और 26,000 न्यूनतम वेतन देंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का ही एक निर्णय है, उस पर आधारित था। लेकिन हम नहीं कह सकते कि इन सब ने हमको कॉपी किया है, ये नहीं कह सकते आप, क्योंकि आपको थोड़ी कोई कॉपी करेगा। आप कितना भी पढ़ लिख लें, आप तो महिला हैं। तो ये नैरेटिव है यहाँ की। सबसे ज़्यादा सिर्फ इन्होंने हमारी शक्ल पे बात की। तब जब हमारे साथ, हमारी विचारधारा के साथ इतने सारे लोग जुड़ गए, तब इन्होंने कहा, इन्होंने हेडलाइंस बनाई कि अपनी शक्ल दिखा के लड़कों को अपने पीछे दौड़ा रही है। ये मीडिया का न्यूज़ है, और हम वाकई में नहीं चाहते कि हमारी आइडेंटिटी, हमारी शक्ल हो। हमें नुकसान है इसका, हम ये जानते हैं। हम ये भी नहीं मानते कि चेहरा दिखा देंगे तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन हाँ, चेहरे के साथ जाना है, वो हमारा भी ध्येय था। लेकिन सब कुछ नफ़ा, और हमें लोग कहते हैं कि कुछ लोगों को ये इरिटेटिंग लगता है, कुछ लोगों को ऑफेंडिंग लगता है, और कुछ जो ट्रोलर वाली भाषा है वो तो अलग ही भाषाएं हैं, बट सब कुछ नफ़ा नुकसान के लिए नहीं होता। जब कोई पुरुष राजनीति में आता है तो आप उसकी शक्ल की कितनी बातें करते हैं। नीतीश जी देखने में कैसे हैं, कितने गोरे हैं, कितने काले हैं, कितने खूबसूरत हैं। चिराग पासवान जी कैसे हैं देखने में, इन पे नहीं होती। अगर उनको लगा कि देखने में अच्छे हैं तो वो एक अचीवमेंट है।
इस पे तो अधिकार ही नहीं है 50% जो पुरुष जनसंख्या उसको चर्चा करने का। तो ये सारी बातें हैं जो हम चाहते हैं खत्म। अब हमारे लिए चीयर लीडिंग करिए। हमने बिहार में सबसे पहली इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, आप उस पर ताली बजाइए। ये नहीं कि आप हमारा चेहरा देख लीजिए और दूसरे लोग जो हमें कॉपी करके कह रहे हैं उस पर ताली बजाइए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि हम एक मैसेज देने की भी कोशिश कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और हम आपको एक और भी चीज़ बताएंगे, ईव टीजिंग आपको पता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 50% जो इस देश की जनसंख्या है जिसको झेलना पड़ता है, और शायद ही कोई लड़की और कोई महिला है जिसने झेला नहीं है, वो ईव टीजिंग है, वो है। अब जो ये स्टेयर करने वाली एक चीज़ होती है, हमें कई महिलाएं कहती हैं जो आप कह सकते हैं 9th में गई और उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, 9th तक भी नहीं जाती। हाँ, और उसका कारण सुनिएगा तो आप आश्चर्यचकित रह जाइएगा। मोहल्ले में जो लड़के हैं वो परेशान करते हैं तो उन्होंने जाना छोड़ दिया, और हमें कहा कि आप पहली चीज़ें बदलिएगा। इस वजह से लोगों ने पढ़ाई छोड़ी है, स्टेयर करते हैं। ये तो ईव टीजिंग है। आप किसी को भी, और ये तो कंट्री वाइज भी डिफर करता है, जैसे जो एडवांस डेमोक्रेसीज हैं उसमें आप 2 सेकेंड से ज़्यादा किसी को नहीं देख सकते, नहीं तो उसको एक क्राइम माना जाता है, आप नहीं देख सकते। और यहाँ पे तो महिलाओं को देख के और उनको अनकंफर्टेबल कर देते हैं। हम गाँव में जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियाँ मास्क लगाई रहती हैं, तो हम उनसे पूछते कि अरे आप भी हमारे जैसे मास्क लगाते हैं? तो कहते कि नो मैम, हम तो इसलिए मास्क लगाते हैं क्योंकि हम ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तो ये 50% जनसंख्या की जो प्रॉब्लम है उस पर कैसे चर्चा करेंगे? तो वो चर्चा करने का ही ये एक कारण है। हम हटा देंगे, ये तो फॉरएवर नहीं, हम तो बिना मास्क के ही आए थे। जब इतनी सारी पार्टियां हैं, उनका सत्ता है, और नई पार्टी, नया चेहरा और नई रणनीति जो सत्ता वाली पार्टियों से बहुत अलग है, उनके बीच में अपने को जिस तरह से आप ला रहे हैं वो बहुत ही अमेजिंग है। और उसके लिए किस तरह की तैयारियां हैं, रणनीतियां क्या हैं, उस पर भी ज़रूर से जानना चाहेंगे। ये बहुत ही आप कह सकते हैं, और एक महिला होकर के भी वो भी हाँ, वो महिला वाला एक फैक्टर है जिसकी वजह से ज़्यादा चुनौतियाँ हैं। और शुरू में जब हम राजनीति में, हम 8 मार्च को पेपर में हमने ऐड दिया, 9 मार्च से जो वो बायस है वो शुरू हो गया। हम कभी किसी पोस्ट पे नहीं रहे, हमें कोई जानता नहीं था, लेकिन फिर भी तरह तरह की बातें मीडिया के द्वारा हमें देखने को मिली हमारे बारे में। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कि इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो आपके सामने हर दिन आती है। और हमें फ़नी भी लगता है, हमें बहुत हास्यास्पद लगती है ये चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें हमें याद भी आती हैं। आपको मालूम होगा मैरी वॉल्स्टनक्रॉफ्ट ने जो अपनी किताब लिखी थी, विंडिकेशन ऑफ वुमेन्स राइट, और उस किताब में उन्होंने ये मेंशन किया है कि उनसे पहले, काफ़ी पहले एक किताब लिखी गई थी, एक रेवरेंड थे जिन्होंने किताब लिखी, और उसमें उन्होंने ये मेंशन किया, वो महिलाओं के लिए किताब लिखी, सर्मन टू यंग वुमेन उस किताब का नाम था। और उसमें उन्होंने वार्न किया था महिलाओं का। बताइए, हम 1766 की बात कर रहे हैं, कि अगर कोई मैस्कुलिन महिला आपको ये कहे कि प्रोविंस शब्द का उसमें उपयोग किया गया कि प्रोविंस जो है मर्दों का, उसको शेयर करिए, तो उससे भ्रमित नहीं होना है। और वो प्रोविंस क्या सब था? राजनीति, कॉमर्स, फिलॉसफी, साइंस, ये सारी चीज़ें महिलाओं के लिए नहीं। हाँ। और आज हम 2025 में बैठे, हम 2020 में आए, 2020 में भी इन्होंने एक प्रोविंस बना के रखा है, एक कॉकस बना के रखा है, जो कि मीडिया के लोग और नेताओं के बीच का कॉकस है। उसमें महिलाएं नहीं प्रवेश कर सकती। हम अभी 2 दिन पहले की आपको एक बात बताते हैं, काफ़ी फ़नी है, हमें तो बस हंसी आती है इन चीज़ों पे। तो एक दिल्ली के एक काफ़ी पढ़े लिखे मीडिया हाउस के, काफ़ी खुद को पढ़े लिखे कहने वाले वरिष्ठ पत्रकार एक इंटरव्यू ले रहे हैं। एक यंग हमारे यहाँ MP हैं, चिराग पासवान जी, आप जानते ही होंगे, उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं। उसमें वो उनको कह रहे हैं कि 2-3 नीतीश जी तो हैं ही, और तेजस्वी जी तो हैं ही, और 2-3 पुरुष हैं जो बहुत ही राजनीति में आजकल बिहार के CM कैंडिडेट हैं। और वो 2-3 पुरुष में एक तो चिराग पासवान जी हैं, ऑब्वियस है, MP भी रहे हैं, उसके अलावा प्रशांत किशोर जी हैं,
जिन्होंने अभी 2 साल पहले अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाया है, वो हर चीज़ जो वो कह रहे हैं वो वही कह रहे हैं जो हमने 2020 में कही। और जो तीसरे हैं वो कन्हैया कुमार जी हैं। तो महिलाएं लोगों को नज़र ही नहीं आती, नहीं इनफैक्ट नज़र आती हैं बट उन पे मौन रहना है। नज़र आती हैं बट नज़र ही आनी चाहिए, सुनाई नहीं देनी चाहिए। तो यही मेक है हमारा, आप यही सब कर सकते हैं और एक नैरेटिव बनाते हैं। हम 5 वर्षों से यही हैं, कहीं भी रेप हुआ हम वहाँ पे गए, बहुत ही ख़राब हालत जहाँ पे जनता की रही हम वहाँ पे गए, शराबबंदी की वजह से जो जाने गई जिस पे कि इन्होंने मिट्टी डाल दिया, उस खबरों को दबा दिया गया, हम वहाँ पे गए। लेकिन ये हमारी कोई खबर नहीं। अभी आप देखिए, अभी तो हम यही हैं, यहीं घूम रहे हैं। 8 महीने से तो हमारी महायान यात्रा ही चल रही है, लेकिन इन्होंने जो नैरेटिव बनाया है उसमें हम राजनीति में नहीं हैं, ताकि ये बोल सके कि ये तो कहीं है ही नहीं। तो ये सारी चुनौतियां हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो इनका ये कहना होता है कि पढ़े लिखे हैं तो क्या है, और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो अंग्रेजी बोल रहे हैं तो कहते हैं कि ये तो पढ़े लिखे लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं। हमारे ही एजेंडाज हूबहू कॉपी करके जो लोग राजनीति कर रहे हैं ये उनकी चीयर लीडिंग करते हैं। बट इन चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये और वैलिडेट कर देती है हमारे उद्देश्य को कि हमारा बिहार में होना क्यों ज़रूरी है। जब ये हम पर इस तरीके से मौन रह सकते हैं जो कि सबके सामने है, तो आप समझिए इनका कॉकस कितना गहरा है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर महिलाओं के मुद्दों की बात की जाए और फिर महिलाओं की राजनीति में भागीदारी की बात की जाए, उसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष है और महिलाओं को ये जागरूकता नहीं दी जाती। क्योंकि जब मैं चुनावी कवरेज करती हूँ, महिलाओं से बात करती हूँ, उनके क्या मुद्दे हैं गांव में जा कर के, तो उनका यही कहना होता है राशन नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। वो यही कभी बात नहीं करती कि उनको भी वोट देने का हक है अपने मन से, ना कि परिवार के किसी सदस्य से, या उनको भी अगर लड़ना है चुनाव तो वो मेरा फैसला है, महिला का फैसला है, या वो भी चुनाव लड़ें, ऐसा कुछ वो कभी बात नहीं करती हैं। आप किस तरह से इसको देखती हैं और सोचती हैं? ये बात बिल्कुल सही है। बेसिकली आप जागरूकता तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। उसके अलावा ये जो चुनाव लड़ने का जो मुद्दा है, टोकन वुमेन का एक पूरा कॉन्सेप्ट अभी चला है। 50% रिजर्वेशन है। गांव की बात कर रही हूँ मैं, पंचायत लेवल्स की बात कर रही हूँ। इसमें और भी बात करिएगा, अगला सवाल मेरा यही था, तो आप जरूर से बात करिएगा जी। तो एक बहुत बड़ा इन लोगों ने एक नैरेटिव बनाया है कि ये तो मुखिया पति कल्चर टोकन है, ये तो किसी और के लिए वहाँ पे हैं। लेकिन हम एक चीज़ आपको कहेंगे, हमारी एक प्रोफेसर हैं एन फिलिप्स, उनका नाम है, LSE में है, वो बहुत बड़ा कह सकते हैं फेमिनिज़म का जो भी रिसर्च है उसमें इन्वॉल्व रहती हैं। तो उन्होंने ये चीज़ इस पे काफ़ी लिखा एक्सटेंसिवली कि इसको पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस कहते हैं, वो भी ज़रूरी है। अब इनका नैरेटिव देखिए, अभी बिहार में खासकर नैरेटिव ये है जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। अगर आप रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो क्या कोई भी व्यक्ति जो जाति के नाम पे नेता बन के बैठा है वो भी तो अपनी जाति के लिए नहीं काम कर रहा, नहीं कर रहा। वो रियलिटी है। जाति सिंबॉलिक वोटिंग हो रही है। रिप्रेजेंटेशन पे भी तो बात करने की ज़रूरत है। तो सिंबॉलिक वोटिंग हो रही है कि इनका सरनेम हमसे मिलता है, हम इनको वोट कर देंगे। उसके आगे तो जनता गई ही नहीं है, उसके आगे गई ही नहीं है। मतलब सब्सटैंटिव रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि हम इनको तभी वोट करेंगे जब ये हमारे लिए काम करेंगे, उस पर तो गए ही नहीं ये लोग। लेकिन जब महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तब ये सारी बातें करेंगे कि अरे ये तो क्या होगा महिला के रहने से, वो तो उनके हस्बैंड देख रहे हैं। हाँ, शुरुआत में ऐसा होता है क्योंकि आप पहली बार एक महिला को एक पब्लिक स्फेयर में ला रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो एक्सपोज होती हैं उससे, तो उनको भी वो कॉन्फिडेंस आने लगता है, वो बोलने लगती हैं। तो अभी तक हम लोग उसी स्टेज में हैं जहाँ पे महिलाओं को कम से कम उस कुर्सी पे बिठाने की ज़रूरत है, धीरे धीरे उनको जागरूक करने की ज़रूरत है। आप कह रहे हैं मीडिया, राजनीति, जागरूकता, हर तरह की जागरूकता की बात, जो आप उसका भविष्य किस तरह का दिखता है आपको? भविष्य तो है,
क्योंकि हम हैं, राजनीति में हम आ गए हैं, और हमें नहीं लगता, एक वो चीज़ कही जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि आप वक्त से पहले आ गए हैं, ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति में है तो वो वक्त की ही डिमांड है, इस वजह से। हाँ, उसमें चुनौतियाँ हैं, लेकिन ये भी समझने की ज़रूरत है कि हम देश की सबसे पिछड़ी राज्य हैं। पहली बात ये हो गई। हमारे यहाँ जो गरीबी है वो सबसे अधिक है, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है वो बिहार में सबसे अधिक है। ये रियलिटीज़ हैं जो हम आपको। जेंडर इनइक्वालिटी है वो सबसे अधिक है। जेंडर इक्वालिटी पे बात नहीं करनी, इनको तो समझ में भी नहीं आएगा कि ये बात करें, और ये सब मैसिव इश्यूज़ हैं। अगर आपने जेंडर इनइक्वालिटी की बात की तो ये कहेंगे कि ये पुरुष विरोधी हैं, उनको इतना भी समझ में नहीं आता है। ऐसा थोड़ी है। जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब होता है मोर्टालिटी इनइक्वालिटी है, नेटालिटी इनइक्वालिटी है। आपको भी पता है कि बच्चों को, जो लड़के होते हैं, उनको महिलाओं से ज़्यादा वो तवज्जो दिया जाता है, उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है बच्चे के रूप में। उसके अलावा बेसिक इनइक्वालिटीज़ हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो नहीं है, वो उसका भी अभाव है। स्पेशल अपॉर्चुनिटी की तो इनइक्वालिटी है ही। मतलब राजनीति जैसा, जिसको कि डायरेक्ट प्रतिनिधित्व से जोड़ा जाता है, उसमें गरीबों की कम रिप्रेजेंटेशन है, महिलाओं की और भी कम रिप्रेजेंटेशन है। और अभी भी जाति मुद्दा है, जाति जनगणना का। जाति जनगणना एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, गंभीर मुद्दा है, और उसका कारण हमने अभी आपको कहा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बिहार में सबसे अधिक है। उसका ये वो क्या है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अधिक होने का मतलब? सबसे ज़्यादा जिन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का इम्पैक्ट है वो SC और EBC कम्युनिटीज़ हैं। तो ये इस डेटा की तो ज़रूरत है। आप पॉवर्टी के उस ट्रैप से, गरीबी के उस ट्रैप से आप किसको बाहर निकालोगे, उसके लिए आपको डेटा की तो ज़रूरत है। लेकिन ये लोग जनगणना किस लिए कराते हैं? इलेक्शन में इम्पैक्ट करने के लिए। उसके बाद कोई उस पर बात नहीं होती। उसमें आपने कितना सुधार किया उस पर बात नहीं होती। जनगणना की आवश्यकता तो है, लेकिन वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए। उस पर पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। हम कागज़ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे चुनाव प्रेसिडेंशियल स्टाइल में होते हैं। हम जब आए तो हमने अपने आप को अखबार पे दिया, तो इस पर जब इनको किसी को क्रिटिसाइज़ करना रहता है तो इन लोगों का दिमाग बहुत तेज़ी से चलता है। वो उंगली अपनी तरफ बस कभी नहीं आती। तो इन्होंने कहा, अरे इनको तो ये भी नहीं पता। नहीं, इनको नहीं, इसको तो ये भी नहीं पता है कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ऐसे थोड़ी होता है। जबकि यहाँ पे तो चुनाव बिल्कुल प्रेसिडेंशियल स्टाइल में होता है। नीतीश जी को लोग चुन रहे होते हैं, मोदी जी को लोग चुन रहे होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि विधायक कैसा है। तो आप तो, अगर इस देश में कोई इंटेलेक्चुअल्स बचे हैं तो हमें ज़रूरत है कि हम इस पर चर्चा करें। और ये भी मुद्दा है, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। बट हम तो फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम है, इसको बदल देते हैं। ये तमाशा क्यों? ये गंभीर मुद्दा है, इस पे बात करते हैं। क्योंकि जितनी पार्टियां हैं वो तो जाति बेस्ड पार्टियां हैं। तो जो हम कर रहे हैं वो तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, उसमें ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा लोगों को, सही लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो ये सब बहस होने की ज़रूरत है कि ठीक है, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन तब हमें इलेक्टोरल सिस्टम बदलने की ज़रूरत है। हमें ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को ख़त्म करके और अब हमारे देश में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लाने की ज़रूरत है। वो देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिहार के सबसे बड़े मुद्दे की अगर बात की जाए, चुनावी मुद्दा, वो कौन सा है आपकी नज़र में? राजनीति में तो मुद्दे की बात नहीं होगी, जाति की बात होगी। सब्सटैंशियल जाति की भी बात नहीं होगी। एक पार्टी अगर जाति के बारे में बोल रही है, अधिकारों के बारे में, या कोई भी व्यक्ति अगर जो अधिकार, अभी भी जो वंचित वर्ग हैं, जो मार्जिनलाइज लोग हैं, उनको अधिकार नहीं मिले, उसकी चर्चा करी तो दूसरी पार्टी उसको जातिवादी कहेगी, भले ये खुद कितने भी बड़े जातिवादी हों। तो ये है। बट हाँ, हमें मुद्दे की बात करनी है। जो हमारा 2020 में मुद्दा था, ये कैसे ख़त्म होगा? हमने जो अपना एक एम बनाया कि बिहार में सोशली क्या अचीव करना है, तो हमारा एम वही था जो बाबा साहब अम्बेडकर का एम था। जाति का उन्मूलन करना होगा। हम आपको ये ऑनेस्ट बात कह रहे हैं। और वो जाति का जो उन्मूलन है वो एंड गोल है। उसमें क्या इंस्ट्रूमेंट्स होंगे हमारे लिए? वो पहला, बाबा साहब ने अफर्मेटिव एक्शन कर दिया, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, वो चीज़ एज इट इज़ है, विच इज़ गुड। उन्होंने अपना काम कर दिया है। अब हमें करना पड़ेगा, आर्थिक रूप से सशक्त करना पड़ेगा।
उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ये हमारा तरीका होगा जाति उन्मूलन का, और वो करने के लिए हमें बात करनी पड़ेगी जो हमने अभी आपको कहा कि पॉवर्टी रिडक्शन करना पड़ेगा। जो पुअर जनसंख्या है वो तो गांव में ही कॉन्सेंट्रेटेड है, रूरल डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, उनको मार्केट इकोनॉमी में लाना पड़ेगा, उनको जोड़ना पड़ेगा, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हो। महिलाएं भी 50% है, गाँव की महिलाएं भी रोजगार ढूंढती हैं। अब सिर्फ एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे बात नहीं करते रह सकते, अब बहुत तरीके हैं जिससे कि इसको कम किया, पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सकता है, उन पे चर्चा करनी पड़ेगी। इन बातों पे जब चर्चा होगी, उसमें सबसे गंभीर बात जो है आज के डेट में वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा। ये हमारा 2020 से मुद्दा है। 90 में ग्लोबलाइजेशन हुआ। आप कह सकते हैं रफली कि पिछले 50 वर्षों में बिहार जो है वो डी इंडस्ट्रियलाइज हुआ है। हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज थी उन सबको बंद कर दिया गया। हमने 2020 में लेट्स ओपन बिहार का एक कैंपेन चलाया। लोगों के अंदर जो सरकारों पे विश्वास खत्म हो चुका है, जनता सोचती भी नहीं है कि इंडस्ट्रीज लगाने जैसी भी कोई चीज़ होती है। और हमने जब 2020 में इसकी चर्चा की तो नीतीश जी ने कहा कि हम कैसे इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। अब उनको इसका तो देना पड़ा वो जस्टिफिकेशन कि क्यों नहीं हमने इंडस्ट्रीज लगाए, जबकि हम तो स्वघोषित विकास पुरुष हैं, हम उनको बहुत इज्जत करते हैं। और हम ये डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि बिहार की किसी भी नेता से वो बेहतर है। और उसके बाद हम उनको एक टेबल पे जिसपे और कोई भी नेता आ भी नहीं सकता, उस पे रख के हम आपसे बातें कह रहे हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं और उनकी क्रिटिसिज्म की भी ज़रूरत है। तो उन्होंने ये बात कही, ये बात ही हास्यास्पद है। उन्होंने कहा हमारे पास समुद्र नहीं है, हम इंडस्ट्रीज़ कैसे लगाएंगे, हम लैंड लॉक्ड हैं, हम इंडस्ट्रीज़ कैसे लगाएंगे। राज्य लैंड लॉक्ड नहीं होते, देश लैंड लॉक्ड होते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर्स होती हैं जिसकी वजह से कहते हैं कि लैंड लॉक्ड है। ये पहली बात है। हमारे पास वेस्ट बंगाल तो है ही, हमें किसी ने वेस्ट बंगाल में घुसने से रोका तो नहीं है। राज्य में लैंड लॉक का कोई कॉन्सेप्ट होता है? ये हास्यास्पद बातें हैं। उन्होंने ये चीज़ कह दी क्योंकि ये चुनाव था सर पे। उसके बाद उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाने की कोशिश की, तब लैंड लॉक नहीं था बिहार, लेकिन यहाँ कोई लगाएगा ही नहीं इंडस्ट्रीज। आपको वो इंसेंटिव्स देनी पड़ेंगी, आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने पड़ेंगे जो हमारे मैनिफेस्टो में था। और क्यों नहीं करेंगे ये? क्योंकि उनको आता ही नहीं है। देखिए हमारे यहाँ एक्सपर्टीज का जो पूरा सिस्टम है ना वो ख़त्म हो गया है। हिस्टोरियंस एक वक्त में था जो हिस्टोरियंस हुआ करते थे, जब इतिहास की बातें पूछनी है तो लोग हिस्टोरियन से जाके पूछते थे कि आपको क्या लगता है, क्या इतिहास में ऐसा है। अगर कोई इम्पॉर्टेंट बात पूछनी है जो इकोनॉमी से रिलेटेड हो तो इकोनॉमिस्ट से पूछते थे, जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनसे पूछते थे। आज ऐसा हो गया है कि कोई भी कितने भी गंभीर प्रश्न किसी से भी जाके पूछ रहा है। फेमिनिज्म के बारे में जो एक्टर्स हैं, जो महिला एक्टर्स हैं जो थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी बोल लेती, उनसे फेमिनिज्म के बारे में पूछा जा रहा है। जो मूवीज़ में आइटम सॉन्ग्स जिसको कहते हैं, जो लेबल किए जाते हैं, वो करती हैं, वो फेमिनिज्म के बारे में बोल रही हैं। आप बताइए, हम अपने आप को फेमिनिस्ट नहीं कह सकते क्योंकि हम नहीं हैं फेमिनिस्ट। हम लोगों के अंदर जो सोशल कंडीशनिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बहुत मुश्किल है किसी महिला के लिए भी फेमिनिस्ट होना। तो आपके ट्विटर अकाउंट पर ये स्टीव जॉब्स का एक कोट लिखा हुआ है कि अगर आपको सबको खुश करना है तो लीडर ना बनिए, आइसक्रीम बेचिए। क्या आपको लगता है कि लोगों को खुश बिना किए सत्ता में आया जा सकता है? ऐसे ही सत्ता में आना चाहिए। लीडर जो होता है वो लीड करता है, और ऐसे में तो कुछ कह सकते हैं कि कुत्तों के भी लीडर्स होते हैं। कुत्ते भी जब भौंकते हैं तो एक तो रहता ही है जो कि उनको लीड कर रहा होता है। हम उस लीडर की बात नहीं करते, हम उस लीडर की बात करते हैं जो चीज़ों को बदलता है, जो हमारे देश का इतिहास रहा है। क्या ये हम कहेंगे कि गांधी जी ने लोगों को खुश करके राजनीति की? नहीं, उन्होंने तो बहुत ऑफेंड किया लोगों को, अपनी मर्यादा में ऑफेंड किया। उनसे बड़ा जिद्दी तो कोई भी नहीं था। उन्होंने ऑफेंड किया, उन्होंने लोगों को नाखुश किया। क्या हम ये कहेंगे कि सुभाष बाबू ने खुश करके लोगों को राजनीति की? नहीं। क्या बाबा साहब ने खुश करके लोगों को राजनीति की? नहीं। आप सबको प्लीज़ नहीं कर सकते। अगर आप सबको प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप फ्रॉड हैं, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। आपकी एक विचारधारा होगी, जैसे ही आपकी एक विचारधारा होगी वो किसी न किसी का अपोज करेगी, किसी न किसी व्यवस्था का अपोज करेगी। और जो राज्य पूरे देश में मजाक है, हम उस राज्य के वासी हैं, बिहार के।
कुछ कारण हैं जिसकी वजह से हम सबसे पीछे रह गए हैं। आज भी हमें मजाक बना के हमारा नाम ही गाली के रूप में उपयोग किया जाता है, बिहारी। तो इस व्यवस्था को अगर ख़त्म करेंगे तो सबको खुश करके कैसे करेंगे? फिर आपको उस नेक्सस का पार्ट होना पड़ेगा। देखिए, एक प्रोसेस होता है चीज़ों का। हमने जब राजनीति की, हार इनएविटेबल था, हारना ही था, ये हम भी जानते थे। हमने आपको कहा कि पिछले 20 वर्षों से जो व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री है वो हार के ही एक दिन वहाँ पे बैठे। जो सेल्फ मेड लोग होते हैं, जो खुद से चीज़ें करते हैं, उनको हारना पड़ता है। लेकिन हाँ, हमें मालूम था कि हमें कम वोट आएंगे, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि उसी चीज़ को सिर्फ एडवर्टाइज़ किया जाएगा। इनकी ज़मानत ज़ब्त होगी, इनकी ज़मानत ज़ब्त होगी। आज भी 5 वर्षों के बाद यही खबरें बनाई जा रही हैं। और जो बाकी जो लोग हैं, जो खुद को बहुत बड़ा रणनीतिकार कहते हैं, उनकी जब ज़मानत ज़ब्त हो गई तो 4 दिन से ज़्यादा उस पर खबर नहीं चलती। तो ये सारी चुनौतियां हैं जिसको कि आप कह सकते हैं कि हैंडल करना है और आगे बढ़ना है, और प्लीज़ करने वाली राजनीति नहीं करनी, तभी बिहार में कुछ भी बदलेगा जो हम बदलना चाहते हैं। हमने शुरुआत भी इसी से की कि जो इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी को, उस मार्केट इकोनॉमी में गाँवों को जोड़ना पड़ेगा, गाँव के लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो आपने पुष्पम जी को सुना हमारे चैनल के माध्यम से। उन्होंने अपनी रणनीति और जो बिहार की राजनीति की रणनीति चल रही है उस सब में बात किया। उन्होंने यहाँ के मुद्दे पर भी बात किया, और महिलाओं की जो भागीदारी है और महिलाओं को लाने की और जागरूक करने की भागीदारी है उस पर भी उन्होंने बात किया। यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा जो शिक्षा, रोजगार, युवा को आगे लाने की राजनीति, उस पर भी बात की। वो कह रहे हैं कि वो बिहार को बदलना चाहते हैं, और ऐसे यूथ को राजनीति में, और महिला अगर आए आगे तो बहुत बड़ी बात होगी। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह से महिलाएं आगे आएँ तो बिहार क्या, देश भी बदल सकता है।